हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर। और आज हम शुरू करेंगे आपके यूनिट 1 का जो लास्ट चैप्टर है, यानी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का लास्ट चैप्टर जो है आपका, वो घर, परिवार, समाज, विद्यालय, जनसंचार और सोशल मीडिया साधनों की भूमिका। यानी कि जो आपने इससे पहले वाली चैप्टर में आपने शिक्षा के अभिकरण जो टॉपिक पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने आपको समझाया था अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, औपचारिक शिक्षा क्या होती है, तो उसके अंतर्गत जो हमने आपको साधन पढ़ाए थे, है ना, उन्हीं का डिटेल्ड डिस्कशन इस चैप्टर में किया गया है। तो बहुत ध्यान से चलिएगा सुनते हुए, क्योंकि इस चैप्टर से आपका या तो एक शॉर्ट या तो एक लॉन्ग जो है सुनिश्चित है बनना, है ना। तो इसलिए चीज़ों को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, लिखेंगे आप आंसर अपने शब्दों में, समझिए आप यहाँ से। आप लिख तभी सकते हैं जब आपने उस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ा हो। एक जो बच्चा पढ़ के जाएगा ना यहाँ से, वो टेक्निकल शब्दों का प्रयोग कर पाएगा। और एक जो बच्चा अपनी भाषा में लिखेगा जाकर के, स्पेशली वो बच्चा जो पढ़ के ना गया हो, तो वो दैनिक भाषा में लिखेगा जाकर के, है ना। तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो समझ जाता है कि जिस बच्चे के लैंग्वेज में, यानी कि जब उसने आंसर लिखा है तो उसमें तकनीकी शब्दों का यदि प्रयोग हुआ है, तो उसको पता चल जाता है कि बच्चा अच्छे से पढ़ाई करके आया है ना। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़िए, ताकि आपके आंसर राइटिंग में नंबर ना काटे एग्जामिनर, और बहुत अच्छे से आप आंसर राइटिंग करके आए, है ना। और इसी के साथ में मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहूँगी। जो आपके पेपर 3 की पीडीएफ है, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का पूरा पीडीएफ कोर्स पीजी पॉइंट ऐप पे अवेलेबल है। पीजी क्या करना है, सबसे पहले आपको पीजी पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लेना है, उसमें रेफरल कोड में पीजी पॉइंट डाल देना है, कोर्सेज में जाना है, पेड कोर्सेज में जाकर के आपको इसको ले लेना है, क्योंकि इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। और बाकी क्लासेस आपकी जल्दी ही मैं शिक्षा के मनोवैज्ञानिक की शुरू कर दूंगी, क्योंकि दार्शनिक परिप्रेक्ष्य और आपका समाजशास्त्री तो आप पढ़ सकते हैं नॉर्मली, मैं बहुत आसानी के साथ उसको पूरा करवा दूंगी। लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक नहीं पढ़ोगे तो उसमें को तो आप अपने शब्दों में भी नहीं लिख पाओगे। तो वो आपका मतलब तीनों सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो दैट्स वाई ये यूनिट कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको एक यूनिट समाजशास्त्री की भी करवा दूंगी, और एक यूनिट 2 उसके बाद में मैं उसकी पहले कंप्लीट कराऊंगी, पेपर 3 आपका, है ना। तो बने रहिए चैनल के साथ में, चैनल को शेयर करिएगा। अगर आपने सेशन को अभी तक नहीं शेयर किया तो शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज योर कमेंट्स मोटिवेट्स मी अ लॉट। देखिए, शिक्षा में घर, परिवार, विद्यालय, समाज, जनसंचार एवं सोशल मीडिया के साधनों की भूमिका निम्नलिखित तरीके से स्पष्ट की जा सकती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भैया कि शिक्षा घर परिवार के रूप में, यानी कि शिक्षा के साधन के रूप में घर परिवार को जो है एक तरीके से कैसे इम्पोर्टेंस रखता है ना। कहते हैं कि परिवार से मतलब परिवार एक पहला ऐसा पार्ट है जहाँ से बच्चे का अधिगम शुरू होता है। यानी कि बच्चे जब भाषाई अर्जन करता है या भाषाई कौशल उसके अंतर्गत जो डेवलप होते हैं, परिवार से होते हैं, है ना। कुल मिला के कहने का आशय ये है कि सबसे पहला विद्यालय जो होता है बालक का, वो परिवार होता है। तो परिवार शिक्षा के साधन के रूप में कैसे महत्वपूर्ण है, ये सब कुछ हम समझेंगे। तो परिवार एक ऐसी संस्था है जो सर्वत्र समाज में पाई जाती है, इसलिए इसे सार्वभौमिक संस्था माना जाता है। परिवार सभी समाजों में पाया जाता है। यद्यपि आदिम समाज में परिवार नहीं पाया जाता था। को भैया आदिम समाज में परिवार नहीं पाया जाता था। परिवार की उत्पत्ति के बाद से ही व्यक्तिगत दायरे की शुरुआत हुई, क्योंकि परिवार समाज की एक छोटी, अब देखो ये क्वेश्चन यहीं से बना था लास्ट ईयर 1 नंबर में, कि समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में क्या है। ऑप्शन ए दिया था परिवार, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी शहर, ऑप्शन डी एक पूरा राज्य। तो अगर परिवार समाज की एक क्या है, छोटी इकाई के रूप में है। पूछा गया था कि समाज की छोटी इकाई क्या है, तो क्या है भैया, परिवार है, याद रखिएगा, है ना। तो जहां व्यक्तिगत रूप से कुछ एक वस्तुओं तथा व्यक्तियों का अपना व्यक्तिगत अधिकार का अस्तित्व होता है। जैसे आपने देखा होगा आपके परिवार में क्या है, जैसे परमिशन लेनी होती है कि मम्मी हम स्कूल में दोस्तों के साथ वहाँ घूम आए जा करके, बच्चे सब जा रहे हैं न्यू ईयर पे मंदिर, तो उन लोगों के साथ चले जाएं। तो मम्मी कहेंगे हमको कुछ नहीं बता, जाओ पापा से पूछो जा करके। तो इसका मतलब परिवार का मुखिया कौन, पापा। पता चले एक लड़की की परिप्रेक्ष्य की अगर मैं बात करूँ, तो लड़की गई पूछने पापा से कि पापा मंदिर चले जाएं, मम्मी से पूछ लो ना, तब पापा ये की बात कहते हैं। तो कहने का आशय ये है कि हर एक इंसान की परिवार के अंतर्गत अपनी इंपॉर्टेंस होती है। वहीं लड़का अगर मान लो मम्मी से पूछने लग गया कि मम्मी वो फ्रेंड्स सारे न्यू ईयर पे फलाने रिजॉर्ट में पार्टी कर रहे हैं, चले जाएं, मम्मी कहेंगी हाँ ठीक बेटा चले जाओ। जब बच्चा जाने वाला होता है, लड़का बैग वैग ले मस्त जूते वूते पहन के एकदम, तो पापा पूछते कहाँ चली जवारी, कहाँ।
तो मम्मी कहती हमको क्या पता कहाँ जा रहे हैं, हमसे कोई बता के जाता है क्या, है ना। तो कहने का आशय ये है कि खैर ये तो एक जस्ट पार्ट ऑफ जोक ओनली, आप समझ सकते हैं। मतलब इन चीज़ों से आप ये है कि याद कर पाएंगे कंसेप्ट को। तो इसलिए मैं आपके डेली लाइफ से एग्जांपल लेती हूँ। तो होता क्या है कि जैसे आपके दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, माता पिता, भतीजे, पुत्र पुत्री, दादा दादी, इन सब में क्या होता है, संबंध पाए जाते हैं और इन सब का एक अधिकार होता है जीवन में, है ना। अब घर परिवार का अर्थ और परिभाषाएं क्या है, मतलब बहुत सारे शब्द हैं जो कहाँ से बने, कैसे आए, क्या है, वो सब समझते हैं। बहुत सारे दार्शनिक आपके नए जिन्होंने इनकी परिभाषाएं दी उनको भी समझेंगे। तो परिवार शब्द आपका फैमिली के लैटिन शब्द फैमुलस से बना हुआ है और यह फैमुलस शब्द एल्मर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, किसने भैया, किसकी पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, तो एल्मर ने अपने पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में प्रतिपादित किया। फैमिली शब्द रोमन भाषा से निकला है। फैमिली शब्द का एक ऐसी समिति संस्था है जहां पर पति पत्नी एक निवास में बच्चों सहित या बच्चों रहित रहते हैं। मर्डाक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर 1949 में 250 समाजों का क्या किया भैया, अध्ययन करने पर पाया कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें परिवार रूपी संस्था अनुपस्थित हो। मतलब इसलिए इसकी महत्ता की चर्चा करते हुए मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि संकट काल में व्यक्ति देश के लिए युद्ध करता है और शहीद हो जाता है, लेकिन परिवार के लिए जीवन पर्यंत परिश्रम करता है। भाई हमारे माँ में आप बताइए, पापा रोज सुबह से चले जाते हैं, मान लो अगर बिजनेस है तो बिजनेस के लिए चले जाते हैं, जॉब है तो जॉब पर्पस के लिए चले जाते हैं, ठीक है, 8 to 9 आवर्स वो ड्यूटी करके आते हैं, ठीक है, किसके लिए कमा रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हैं। जैसे नदी अपना पानी नहीं पी सकती, पेड़ स्वयं फल, मतलब अब आप देखो ये लाइन यहाँ नहीं लिखी है जो मैं बोल रही हूँ, लेकिन यही आप अपने अगर आंसर में अपने शब्दों में लिखेंगे तो उसका महत्व बढ़ जाएगा। क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर, जैसे कि जैसे नदी अपना पानी नहीं पी सकती है, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खा सकते हैं, वैसे ही परिवार में जो लोग एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं, है ना, दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पण कर देते हैं। जैसे डैडा हैं, मैंने मान लीजिए पापा हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं। हम लोगों को आज 10,000 की जरूरत पड़ी, पापा ने हम लोगों को 10,000 दे दिया, तो क्या ये पापा ने अपने लिए कमाया? पता, आप विश्वास नहीं मानेंगे, या आपने तो देखा भी होगा, ऐसी बात नहीं है, अब आप लोग बीएड कर रहे हैं, अगर फैमिली में एक पेरेंट्स अपने बच्चे की शादी कर रहे हो, तो स्पेशली अगर लड़की की बात करूं मैं, तो मैंने ये रियलिटी में देखा हुआ है, मतलब रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है कि वो अपने पेरेंट्स बच्चों की ही खुशी में खुश रहते हैं। एक पिता जो अपनी बिटिया की शादी में 40-50 लाख रुपए खर्चा कर देता है, वो नॉर्मल कपड़े पहन के एकदम, है ना, चले जाते हैं, है ना, पता चले शूज भी नहीं पहने, चप्पल में ही निपटा दिया बिहाव। अब क्या वो अपने लिए क्या 400-500 के चप्पल नहीं खरीद सकते थे? खरीद सकते थे। शूज नहीं खरीद सकते थे? नहीं खरीद सकते थे। लेकिन उनका ये क्या है, ये परिवार के प्रति समर्पण ही तो है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि परिवार के लिए जीवन पर्यंत परिश्रम करता रहता है, जो परिवार का क्या होता है, मुखिया होता है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार क्या बताया गया कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को पैदा करने तथा लालन पालन करने की व्यवस्था करता है। गिलबर्ट ने कहा कि साधारणतः परिवार में एक स्त्री और पुरुष का एक या एक दो अधिक बच्चों के साथ स्थायी संबंध होता है ना। इस तरीके से परिवार की विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो ये सार्वभौमिक संस्था है, यानी कि यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके इंडिया में ही परिवार पाए जाते हैं। भैया आप इंडिया में उसको परिवार बोल रहे हैं, आप अमेरिका चले जाइए, डेट इज कॉल्ड फैमिली, है ना, तब वहां पर उस चीज को फैमिली बोला जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि यूरोप में परिवार नहीं पाया जाता, अमेरिका में परिवार नहीं पाया जाता, जर्मनी में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह परिवार पाया जाता है, इस वजह से इसको क्या कहा गया, यूनिवर्सल। आप यहाँ पर दादाजी कह रहे हैं, बच्चा जो अमेरिका का कहेगा ग्रैंडपा, है ना, ग्रैंडमा, इस तरीके से बात करेगा। तो बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति निभाता है, यानी कि परिवार की केंद्रीय स्थिति होती है सामाजिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में, तथा समाज का निर्माण भी परिवार रूपी इकाइयों से मिलकर भी होता है। अब बताओ, समाज आपका जो है, ये समाज ये किससे मिलकर के बना है? आपका भाई गली मोहल्ला किससे मिलकर के बना है? ये समाज किससे मिलकर के बना है? बहुत सारे परिवार हैं भैया, ये गुप्ता परिवार हो गया, है ना, ये सिंह परिवार हो गया, है ना, ये द्विवेदी परिवार हो गया, ऐसे करके कितने सारे परिवार जो हैं, उन सभी का ये मिश्रण क्या है, समाज ही है। रक्त संबंध एवं वंश परंपरा की व्यवस्था। अगर मैं रक्त संबंध और वंश परंपरा की बात करूं तो आपने देखा होगा कि भैया दादा दादी से पापा मम्मी से, है ना, पापा मम्मी से हम लोग, है ना, हम लोगों से फिर हम लोगों के बच्चे, ऐसे करके चीजें वंशानुगत चली आती हैं। जैसे ही परिवार में मान लो एक नन्हा मुन्ना बालक हुआ,
होते अरे ये तो अपनी बुआ पे गया है, अरे ये चिंटू तो दादाजी पे गया है, अरे ये तो दादी पे गई है, ये तो मम्मा पे गए। तो यही सब क्या है, यही सब वंशानुगत जो बच्चे के अंतर्गत चीज़ें आती रहती हैं वो हैं। और इनमें क्या होता है, ब्लड रिलेशन होता है ना। निश्चित निवास स्थान की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने देखा होगा, कहते हैं आपने सुना होगा ना कि ये पुरानी देहरी है, कहते नहीं पुरानी देहरी है। पुरानी देहरी का मतलब क्या है कि यहीं पर बाबा के परबाबा इसी परिवार का जो है वो यहाँ, जब जैसे घर है मान लो, सपोज डैट ये घर था, पहले यहाँ पर खूब बड़ा परिवार रहा करता था, 3 भाई थे, तीनों के बीच में बंटवारा होगा, तो जो मेन देहरी थी, जो मेन गेट था वो ये वाला था। पता चला ये सबसे छोटे भाई को मिल गया है, तो कहने लगे भैया कोई भी पूजा पाठ, कभी नई बहू आती है तो इस घर में उसको पैर जरूर फिरवाया जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ये पुरानी देहरी है, पुरानी देहरी में आशीर्वाद है। मतलब कहने का आशय ये कि इनका एक निश्चित निवास स्थान भी होता है कि बाबा परबाबा इस घर में रहे, फिर उनके बच्चे इस घर में रहे, फिर उनके बच्चे इस घर में रहे, अब पापा मम्मी लोग रह रहे हैं उस घर में, जो अब बच्चे होंगे वो भी चाहिए। तो ये क्या है, एक तरीके का इनका निश्चित निवास स्थान है। आर्थिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने के लिए परिवार का श्रम, परिवार में क्या होता है, श्रम विभाजन होता है ना, कि सब अपने अपने हिस्से का क्या करते हैं, हार्डवर्क। इसी विभाजन के फलस्वरूप सदस्यों की कई प्रकार की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। इसी जिम्मेदारी के आधार पर उनके परिवार में स्थिति तय हो जाती है। पुरुष और महिला लैंगिक असमानता का जन्म इसी श्रम विभाजन के फलस्वरूप होता है। स्त्रियों को खाने पीने की व्यवस्था और घर का प्रबंधन का कार्य दिए जाने के कारण ही उनको घर की 4 दीवारी में रहना पड़ता है। भैया घर की जो स्त्रियां होती हैं, आपने देखा होगा, तो उनको मैनेजमेंट भी देखना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ठीक है, टिफिन बनाना है, बच्चे स्कूल से आएगा, हस्बैंड ऑफिस से आ रहा है, दादा दादी की तबीयत खराब है ना, जेठ जेठानी को, मतलब एक तरीके से सबको, एक तरीके से जो स्त्रियां हैं इन कंपैरिजन टू अगर मैं मेल्स की बात करूं तो उनको, अब तो खैर ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन पहले के ज़माने में बहुत हुआ करती थी। वो बाहर नहीं जाती थी, है ना, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं हो पाता था उनका, सिर्फ इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में। पति पत्नी का संबंध होता है, सबको पता है भैया एक परिवार में पति पत्नी है तभी तो आगे वंश चलेगा, है ना। तो इस आधार पर जैविक और मनोवैज्ञानिक रूप से विकास करने के लिए स्त्री का होना पुरुष की तुलना में भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे भैया, कि पति पत्नी के बीच यौन संबंध ही परिवार का आधार होता है। परिवार का आधार क्या है भैया, पति पत्नी के बीच के यौन संबंध, इसके बिना परिवार का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। वंश को आगे बढ़ाना परिवार का प्रमुख कार्य है। परिवार का भैया प्रमुख कार्य क्या है कि हम दो हमारे दो हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में होते हैं। किसी का भी योगदान कम या अधिक नहीं होता है, बल्कि कहा जा सकता है कि बच्चे बिना पुरुष के पैदा नहीं हो सकते, पर बिना महिला के वह बच्चा अच्छी तरह से पल नहीं सकता है। इसी आधार पर जैविक और मनोवैज्ञानिक रूप से विकास करने के लिए स्त्री का होना पुरुष की तुलना में भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यौन संबंधों की स्वीकृति की अगर मैं बात करूं तो विवाह के बाद यौन संबंध का समाज की स्वीकृति मिल जाती है ना। और अब देखो, अब तो खैर लिव इन वगैरह भी है अब, लेकिन क्या ही सिस्टम है, अब तो बहुत कुछ बदल रहा है ना। माता पिता तथा उनके पाल्य मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। विवाह से पहले पुरुष और स्त्री यदि यौन संबंध बनाते हैं तो वह वैध नहीं माना जाता है, और यदि बच्चे भी पैदा हो जाएं तो वह परिवार नहीं माना जाता है ना। सामाजिक सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को सामाजिक सुरक्षा, अच्छा आपने देखा होगा ना कि जैसे घर परिवार मोहल्ले में लड़ाई होती है तो क्या कहते हैं, अरे भैया उनका परिवार बहुत बड़ा है, उनके लड़का बच्चन कहीं न छेड़ा करो, फर्जी भैया एकदम इतना बड़ा परिवार है। तो कहने का मतलब है कि एक दूसरे को ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना। और सभ्यता एवं संस्कृति का संवाहक कौन करता है भैया, परिवार। क्यों? क्योंकि परिवार में पता चले आज चाची के यहाँ पूजा पाठ है तो सब बच्चे शामिल हुए हैं, देखा उन्होंने कि यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा ऐसे होती है, दिवाली में दीपक ऐसे रखे जाते हैं, ये फेस्टिवल ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, सिविलाइजेशन है, उसका संवाहक यानी उसका कंडक्शन कौन कर रहा है, तो यही परिवार ही तो मिल करके कर रहे हैं। ये भावात्मक आधार होते हैं। अब देखो कभी कभी कोई परिवार में कोई दुखद घटना हो गई, बच्चा गया, उसने देखा, तो इस तरीके से बच्चे के अंदर ये जो परिवार से संबंधित चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो उनको देख देख के बड़ा हो रहा है ना। तो उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें भी क्या नहीं डेवलप हो रही हैं। परिवार वास्तविक सदस्यों से मिलकर बनता है और स्थायी प्रकृति रखता है, ठीक है। बालक को आकार देने में घर परिवार की भूमिका बहुत बड़ी होती है। कैसे? बालक के स्वयं को आकार देने में परिवार का महत्व अद्वितीय है। समझिए, बच्चा एक परिवार में जन्म लेकर वह उस परिवार का सदस्य बन जाता है। क्योंकि परिवार का प्राथमिक समूह है, अतः इसके सदस्य जैसे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, चाचा चाची हो गए आदि में एक घनिष्ठ संबंध होता है। इनके बीच दुलार प्यार सहयोग आदि की भावना अधिक होती है, और इन सबका प्रभाव बालक के स्वयं के आकार पर पड़ता है। यानी कि इतना प्यार दे दिया चाची चाचू ने, इतना दे दिया कि बच्चा बिगड़ रहा है। अनेक समाजशास्त्रियों और समाज मनोवैज्ञानिकों का सामान्य मत
यही है कि परिवार ही पहली संस्था है भैया। क्या परिवार ही पहली संस्था है जो बच्चों को शिष्टाचार एवं नैतिक विकास की शिक्षा देकर उसे एक योग्य व्यक्ति बनाता है। सीधी सी बात है, आप देखो बच्चा छोटू सा ही होता है एकदम, है ना, और कहा अरे बुआ आ गई, बुआ भैया पैर छू लो, तो भैया गए, बुआ पैर छू लिया, बुआ ने किस्सी कर लिया, है ना। तो उससे भैया क्या है कि ये यहीं से तो बच्चा शिष्टाचार सीख रहा है ना। अब जैसे बुआ हमारे लाड दुला रहे, बच्चा चॉकलेट खा रहा था, कहा भैया लाओ भैया चॉकलेट लाओ, चॉकलेट लाओ। तो क्या होता है कि वो हम नहीं देंगे, मतलब बच्चा नहीं देता है, उसकी मम्मा उसको तभी कहती है भैया दे दो बुआ को, हम तुमको दूसरी ला देंगे। तो उससे क्या हुआ कि उसका नैतिक विकास भी हो रहा है कि नहीं, शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। उसके बाद में बालक को यदि अकेले छोड़ दिया जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता, उसे भोजन, सुरक्षा एवं सहानुभूति परिवार के सदस्यों से मिलती है। इस प्रकार बालक सामाजिक व्यवहार अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ दूसरे सामाजिक प्राणियों के प्रशिक्षण के आधार पर ही उसके सामाजिक आत्मा की भी उत्पत्ति होती है ना। और उसके बाद में इस तरीके से क्या है भैया, माता का प्रेम होता है ना। परिवार में और भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। ये इतना मतलब ऐसा है कि आप इसको स्वयं से भी पढ़ सकते हैं, है ना। अब शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय, अब आपने परिवार की इंपॉर्टेंस समझ ली शिक्षा के साधन में। अब आप शिक्षा के साधन के रूप में जैसे आपने परिवार समझा कि प्राथमिक इकाई के रूप में सब समझ लिया, अब वैसे ही दूसरा है विद्यालय। एक क्वेश्चन आपका बनता है, चाहे परिवार से बन जाए, चाहे समाज से बन जाए, चाहे विद्यालय से बन जाए, तो तीनों को ही हम अच्छे से समझा देंगे ताकि आपका जो भी है वो इनकम्प्लीट ना रह जाए, है ना। कंप्लीट कर देंगे आज इस यूनिट को हम। फिर देखो, समाज अथवा राज्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति औपचारिक अभिकरणों के द्वारा करता है। भैया साफ साफ पता है आपको, विद्यालय माने औपचारिक साधन। हमने आपको बताया था परिवार है, ये है, वो है, ये सब आपका अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन ये जो विद्यालय है ये औपचारिक साधन के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब विद्यालय में बच्चा कक्षा 1 में है तो उसका डिफाइंड सिलेबस है, कक्षा 2 में है तो उसको निर्धारित सब सिलेबस है ना। और एक तरीके से वो परीक्षाएं जब वो उत्तीर्ण कर लेगा तब वो अगली कक्षा में प्रवेश करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। और देखो एक होता है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भाषा से संबंधित अगर हम बात करें तो जैसे मान लो हम अगर अपने उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो बच्चा क्या करता है भैया, घर से हिंदी बोलना सीख लेता है, ठीक। तो हिंदी का जो विकास बच्चे ने, प्राथमिक भाषा का जो बच्चे का विकास हुआ वो तो उसके घर से हो गया। लेकिन दूसरी भाषा, मान लो इंग्लिश मीडियम में आपने एडमिशन करा दिया तो बच्चे को इंग्लिश ही बोलनी है। तो भाषा का जो अर्जन हुआ, प्रथम भाषा वो तो हिंदी थी, लेकिन अब वो स्कूल में उसको सीखेगा कौन सी भाषा भैया, इंग्लिश। तो वो एक निर्धारित तरीके से सीखेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि द्वितीयक भाषा का विकास कहाँ से होता है, ये द्वितीय एक तरीके से त्रिभाषा सूत्र जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि दूसरी भाषा का विकास बच्चे का कहाँ से शुरू होता है, विद्यालय से। तो आइए शुरू करते हैं कि शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय का क्या रोल होता है एंड ऑल। तो देखो, समाज अथवा राज्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति औपचारिक अभिकरणों द्वारा करता है। इस अभिकरण के अंतर्गत हम शिक्षा की व्यवस्था सुचारू रूप से करते हैं। शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। शिक्षण विधियां व पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार कर शिक्षकों की देखरेख एवं निर्देशन में शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये अभिकरण पूर्व निर्धारित होते हैं। क्या होते हैं भैया, पहले ही डिसाइडेड होते हैं कि इतने FA1 से पहले आप 4 चैप्टर करा देंगे, FA2 में आप 6 करा देंगे, फिर SA1 में 6 का एक साथ पेपर हो जाएगा, फिर FA3 में 2 चैप्टर और करवा दिए जाएंगे। तो इस तरीके से इनका जो भी पूरा करिकुलम होता है प्री डिसाइडेड होता है, कैसे कब क्या पढ़ाना है बच्चों को, और इनके अपने नियम होते हैं, निर्धारित कार्यक्रम होते हैं ना, लेसन प्लान जिसको आप कहते हैं। साथ ही ये अभिकरण प्रत्यक्ष रूप से बालक के आचरण को रूपांतरित करते हैं, इसलिए ये प्रत्यक्ष साधन भी कहलाते हैं। इस प्रकार शिक्षा के औपचारिक अभिकरण वे सामाजिक समूह अथवा संगठन है जिसका निर्माण समाज शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है। जैसे शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी भैया, चाहे आपके स्कूल हो गए, चाहे आपके बड़े बड़े आप देखो कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, इनके अपने सब फंडे होते हैं, कह सकते हैं इनके अपने तरीके होते हैं। अब आप देखिए NEP 2020 लागू कर दी है ना। एक बार कहा गया कि भैया सम सेमेस्टर में कैसे डिस्क्रिप्टिव और विषम में ऑब्जेक्टिव या विषम में डिस्क्रिप्टिव, ऐसे करके कुछ सिनेरियो बना था सम विषम का। लेकिन जब अभी NEP लागू हो गई, नया सिलेबस लागू कर दिया, तो जो बच्चे हमारे 2021 के थे बैच, तो उनका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों ही इन्होंने ऑब्जेक्टिव ले लिया, बल्कि फर्स्ट तो विषम और सेकंड तो सम है ना। तो इनकी अब कह दो आप इस चीज़ को लेकर के क्लेम कराओ तो ये नहीं कर सकते आप। इनके अपने यूनिवर्सिटीज़ के सिस्टम होते हैं, है ना। ये चीज़ों को अपने अनुसार कर सकते हैं, है ना। प्राचीन काल में शिक्षा प्रदान करने के लिए, जबकि ये गलत है, एटलीस्ट आप कुछ भी कर रहे हैं बच्चों को इन्फॉर्म तो करिए। अभी तक आप ही खुद देख लो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, मतलब थर्ड सेमेस्टर है जिन बच्चों का, उनको खुद नहीं पता है। आप लोग तो फिर भी मजे में हो, एटलीस्ट आप लोगों को ये तो पता है कि हाँ पेपर सब्जेक्टिव मोड में होने के प्रबल चांसेस हैं। उन बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता था जो इससे पहले वाले हैं। उनके लिए सेमेस्टर नया, उनको ये तक नहीं पता परीक्षाएं कब होंगी, उनको कुछ भी नहीं पता था, कुछ माने कुछ नहीं। आपको तो फिर भी एटलीस्ट सब कुछ पता तो है कि हाँ अभी एग्ज़ाम होने हैं जनवरी से फेब में, या अभी आपको
सब्जेक्टिव होने के चांसेस हैं। तो कम से कम इतना तो पता है ना पिछली, और आप लोगों को एक आइडिया है ना, तो उन लोगों को नहीं था बिल्कुल। तो कम से कम आप यही शुक्र मनाओ। अब देखो कि आगे क्या होता है, गॉड नोज, क्योंकि ये CSJMU में इसके विषय में कुछ भी कहना पॉसिबल ही नहीं है, आप ये मान लीजिए। तो प्राचीन काल में शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय जैसी कोई संस्था नहीं थी। अगर आप प्राचीन काल में चले जाओ तो ऐसा नहीं होता था कि हम अपने स्कूल में डाल आ रहे हैं बच्चे को ना, है ना, क्योंकि तब समाज के ज्ञान का भंडार सीमित था और सरल था, जिसको नई पीढ़ी को सिखाने के लिए विशेष कौशल एवं विद्वता की आवश्यकता नहीं होती थी, है ना भैया। तब बीटेक और BCA जैसे कोर्सेज तो थे नहीं कि उनके लिए हम स्पेशली रूम क्लास और सब कुछ मैनेजमेंट करें। तो उनके पास जितना सीमित ज्ञान था बस उसी को वो अगली पीढ़ी को पहुंचा दिया करते थे, है ना। तो उस समय ये कार्य परिवार तथा धर्म संस्थाओं के माध्यम से किया जाता था। धीरे धीरे समाज के ज्ञान भंडार, सभ्यता एवं संस्कृति में वृद्धि और विकास हुआ। भाई धीरे धीरे सब चीज़ों का निर्माण होता रहा, सब अपने ग्रंथ बनने लगे। तो औद्योगिक क्रांति एवं वैज्ञानिक प्रगति ने समाज के ज्ञान को जटिल और विविधतापूर्ण एवं विशिष्ट बना दिया। अतः नई पीढ़ी में इस ज्ञान का हस्तांतरण परिवार के द्वारा संभव नहीं रहा। मतलब अब बच्चे को सब कुछ परिवार नहीं सिखा सकता है ना। तो समाज ने अपने ज्ञान विज्ञान के नवीन पीढ़ी के सफलतापूर्वक हस्तांतरित करने के लिए विद्यालय नामक संस्था की स्थापना की। तो मतलब विद्यालय का निर्माण कैसे हुआ आपको पता चला? जब परिवार एक तरीके से असफल हो गया सब कुछ सिखाने के रूप में, पूरा ज्ञान हस्तांतरित के रूप में, तब इन विद्यालयों का निर्माण हुआ, तब ये विद्यालय नामक संस्था की स्थापना हुई है। इस प्रकार विद्यालय समाज के द्वारा स्थापित शिक्षा का क्या है भैया? एक औपचारिक अभिकरण है। विद्यालय के अर्थ और परिभाषाएं के रूप में अगर मैं बात करूं तो पाश्चात्य दृष्टि से विद्यालय का अर्थ, पाश्चात्य मतलब होता है वेस्टर्न तरीके से अगर मैं बात करूं, है ना। तो पाश्चात्य दृष्टि से देखा जाए तो विद्यालय स्कूल शब्द का हिंदी रूपांतर है। स्कूल शब्द आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, परंतु इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी भैया? यूनानी भाषा के SCHOLA या फिर SKHOLE शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है अवकाश। यानी अवकाश शब्द एक विचित्रता प्रकट करता है। इसे स्पष्ट करते हुए लीज महोदय क्या लिखते हैं कि एथेंस के युवक जिन स्थानों पर अपने अवकाश के समय को विचार विमर्श, वाद विवाद, खेलकूद आदि में व्यतीत करते थे, वे स्थान शनह शनह दर्शन एवं उच्च कलाओं के स्कूलों में बदल गए। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्कूल संस्थागत केंद्र है जहां शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होती है। अगर अब मैं भारतीय दृष्टि से देखूं, अब तो वो आपने वेस्टर्न तरीके से देख लिया, है ना, पाश्चात्य दृष्टि से देख लिया। अब वेस्टर्न तरीके के बाद में अगर मैं भारतीय दृष्टि से देखूं तो विद्यालय शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर के हुई है भैया। विद्यालय के जब संधि विच्छेद आप करेंगे तो विद्याधन आलय, अर्थात वह स्थान जहाँ विद्या प्राप्त हो। इस प्रकार विद्यालय वह स्थान है जहाँ ज्ञान प्राप्त होता है। ये एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसमें बालक एक निश्चित अवधि में निश्चित पाठ्यक्रम को पूरा करता है। यानी ये एक अब देखो यहाँ पे निश्चितता लगा दी गई, डेफिनेट टाइम इंटरवल में डेफिनेट पाठ्यक्रम, यानी कि डेफिनेट जो भी आपके चैप्टर्स है उनको कंप्लीट करता है। अब वास्तविक अर्थ मैम हम माने क्या? मैम आपने तो हमको दोनों बता दिया, माने क्या? हमने कहा वास्तविक अर्थ देखो क्या होता है। वास्तविक अर्थ का मतलब होता है भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के मतों को जानने के पश्चात आवश्यक है कि विद्यालय के अब हम वास्तविक अर्थ को भी तो जाने कि भैया विद्यालय है क्या। तो वस्तुतः विद्यालय का तात्पर्य किस स्थान से है? तो विद्यालय का तात्पर्य उस स्थान या साधन या संस्था से है जहां पर देश तथा समाज की प्रत्येक नवजात पीढ़ी को उनकी क्षमता एवं बुद्धि के अनुरूप निश्चित विधि से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उस राष्ट्र और समाज को विज्ञान, कला, कौशल, धर्म, नैतिकता एवं दर्शन आदि के जीवन में प्रयोग करने का ज्ञान कराया जाता है। इस लाइन्स को आप मतलब स्मरण में रखिए, अपने शब्दों में ध्यान से समझिए, क्योंकि यही एक क्या है भैया विद्यालय का असली मकसद है, असली मीनिंग है। अब जॉन डीवी जो थे आपके, ये वेस्टर्न फिलोसफर्स में से एक हैं। इन्होंने क्या कहा विद्यालय को लेकर के? तो देखो भैया कि विद्यालय एक ऐसी विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों को एवं कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो। J.S. रॉस ने कहा कि विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा उस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। इसी तरीके से आपके T.P. नन हो गए, ओटावे हो गए, श्री एस बालकृष्ण जोशी हो गए, इन लोगों ने अपने अनुसार शिक्षा की परिभाषाएं दी। अब शिक्षा से संबंधित विद्यालय की परिभाषाएं दी। अब विद्यालय की उपरयुक्त जो परिभाषाएं, इनसे क्या क्लैरिफिकेशन मिलता है वो समझिए। जो लोगों ने बताया उनसे क्या हमको एक
स्पष्ट रूप मिलता है। तो वो क्या है, देखो भैया कि विद्यालय समाज द्वारा निर्मित संस्था है। आपने देखा कि जब घरों में, जब परिवारों में हम ज्ञान को हस्तांतरित नहीं कर पाए बच्चों के बीच में, तब विद्यालय का निर्माण हुआ। तो विद्यालय क्या है भैया, समाज द्वारा निर्मित संस्था है। इसकी स्थापना उद्देश्य मनुष्य की विशिष्ट ज्ञान, व्यवसायों एवं कार्यों की शिक्षा देना है। विद्यालय एक भवन ना होकर के एक वातावरण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि विद्यालय एक भवन नहीं है, आप सोचो कि नहीं एक बिल्डिंग है, एक एनवायरनमेंट है जिसकी अपनी निश्चित संस्कृति और व्यवस्था होती है। ये समाज का लघु रूप है जिसका उद्देश्य समाज द्वारा मान्य व्यवहार व कार्य की शिक्षा देना। ये समाज के उत्कृष्ट रूप में प्रतिनिधित्व करता है। विद्यालय शिक्षा का औपचारिक सक्रिय अभिकरण है और इसके सदस्यों में परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। विद्यालय के महत्व की अगर मैं बात करूं तो औपचारिक शिक्षा के साधन में विद्यालय का अपना ही महत्व है, क्योंकि इस अभिकरण के अंतर्गत हम शिक्षा की व्यवस्था बालकों को समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति व सर्वांगीण विकास हेतु सुचारू रूप से करते हैं। देखिए, अगर आपको अपने पॉइंट से मान लो कभी आंसर लिखना पड़ जाए तो आप इस आंसर को अपनी हेडिंग्स के माध्यम से भी लिख सकते हैं कि विद्यालय का महत्व, पहला ऑप्शन डालो, ऐसे हेडिंग डाल लो, सर्वांगीण विकास, है ना। फिर आप लिख दो कि विद्यालय में बालक का सर्वांगीण विकास होता है। जो चीज़ें बच्चा परिवार से समाज से सीखता है, उसके साथ साथ जो कह सकते हैं हम पुस्तक रूपी ज्ञान होता है, अर्थात जो बच्चा अपने आगे चल के दैनिक जीवन में उसके जो कार्य में मतलब काम आए, ऐसे करके आप लिख सकते हो। दूसरा आप एक हेडिंग बना सकते हो कि व्यावसायिक रूप में, व्यावसायिक शिक्षा के रूप में विद्यालय का महत्व। भैया क्या है, ऐसा थोड़ी ना कि बच्चा परिवार से शिक्षा ग्रहण कर करके इंजीनियर बन जाएगा। जब तक उसको स्कूली शिक्षा नहीं मिलेगी, है ना, यूनिवर्सिटी कॉलेज इन सबको बच्चा नहीं पढ़ेगा, तब तक उसको कैसे ही वो व्यावसायिक रूप से तैयार हो पाएगा। तो इस तरीके से आप हेडिंग्स बना करके भी अपने दिमाग से एक तरीके से अपने आंसर को इसको लिख सकते हैं। तो विद्यालय का महत्व, भैया विद्यालय एकमात्र वह साधन है जहाँ शिक्षित नागरिकों का निर्माण होता है और विद्यालय बालक को साक्षर बनाने के साथ उनमें सहयोग, उत्तरदायित्व एवं धैर्य, ये सब भी भावनाओं को विकसित करता है। बालकों में शिष्टाचार और सहानुभूति तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण को उत्पन्न करने के लिए घर की अपेक्षा विद्यालय ज़्यादा उत्तम स्थान है। बालक घर की चार दीवारी के अंदर इन दृष्टिकोणों को नहीं सीख सकता है। क्या आप सोचो कि नहीं बच्चा घर पे ही सीख जाएगा ना, बच्चा। अब आप देखो, जो बच्चा तैयारी करता है ना, मान लीजिए कि एक बच्चा है जिसके घर में सिर्फ मम्मा है, पापा है ना, उसका भाई है, बहन है, और वो बच्चा खुद जो तैयारी कर रहा है, और ये बिल्डिंग बनी है इसके 3 मंजिल की, तो तब भी ये बच्चा कहता है कि नहीं हमको बाहर हॉस्टल रूम लेकर के रहना और पढ़ाई करना है। क्यों कहता है? क्योंकि जब बच्चा परिवार के बीच में रहेगा ना तो उसकी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, और अगर वो नहीं पूरा कर रहा है तो उसको खुद से भी खराब लगेगा। तब भी उसको वो माहौल चाहिए होता है, वो इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो विद्यालय बालकों के व्यक्तित्व के विकास हेतु हर संभव प्रयास करता है तथा उसके लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है। इसके साथ ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन कराता है जिससे कि उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक व चारित्रिक विकास होता है। विद्यालय समाज तथा राष्ट्र के उद्देश्यों की प्राप्ति कराता है। समाज के द्वारा ये उद्देश्य भी निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। अतः इन बदली हुई आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की प्राप्ति हम विद्यालय के द्वारा ही करते हैं, है ना। इस तरीके से आपने देख लिया विद्यालय का क्या महत्व होता है। अब विद्यालय का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, रोल टू स्कूल, ये समझते हैं भाई कि ये इसका क्या आशय है। स्कूल निश्चित रूप से एक अभिकरण के रूप में पढ़ने, लिखने, ज्ञान एवं शैक्षिक कौशल के हस्तांतरित करने के लिए, हस्तांतरण का मतलब ये होता है कि बच्चों को जो बुकिश एजुकेशन है या जो पीछे आप आने वाले बैच को पढ़ा चुके हैं उनको अब आगे आने वाले बैच को पढ़ाना ही दैट इज कॉल्ड हस्तांतरण, है ना। भारतीय विद्यालयों को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनाने हेतु विद्यालय की भूमिका के निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास अभी हम समझा चुके हैं, जहाँ से बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, नैतिक, इन सब का विकास उचित मूल रूप से होता हो। सामाजिक मूल्यों के विकास की अगर हम बात करें तो बालक के व्यक्तित्व में सामाजिक मूल्यों का विकास विद्यालय से होता है। शिक्षक छात्रों में सामाजिक मूल्यों की समझ विकसित कर समाज की उन्नति में योगदान करता है। अगर मैं सामाजिक उत्तरदायित्व के विकास की बात करूं तो स्कूल समाज का लघु रूप होता है। भैया स्कूल, ये क्वेश्चन पूछा गया कि समाज का लघु रूप होता है। ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी स्कूल एवं परिवार दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत बच्चे गलत करके आए थे क्वेश्चन। स्कूल जो होता है सिर्फ वो क्या है, समाज का लघु रूप होता है, क्योंकि स्कूल में छात्र अलग अलग स्थानों से आते हैं भैया, है ना। आप देखते होंगे कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, बच्चों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। अलग अलग धर्म के बच्चे हैं, तो वो कह सकते हैं कि हम एक समाज, भाई देखिए समाज में क्या है,
समाज में अलग अलग धर्म, जाति, है ना, अलग अलग विचारधाराएं, मानसिक रखने वाले लोग होते हैं। तो वैसे ही जो परिवार होता है, वैसे ही जो विद्यालय होता है, तो विद्यालय में क्या होता है, इन्हीं घरों के पता चले इनके घर के भी बच्चे आ रहे हैं, इनके घर के भी बच्चे आ रहे हैं, इनके घर के भी बच्चे आ रहे हैं। तो समाज एक क्या है भैया, बहुत विस्तृत रूप है, और उसका लघु रूप क्या है, विद्यालय है। क्या है, विद्यालय है ना। तो छात्रों में एक दूसरे के संपर्क में आने से समाज की वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव करने तथा सामाजिक जीवन का अवसर मिलता है। छात्र सामाजिक कर्तव्य, सामाजिक जिम्मेदारियां एवं दूसरों की भावनाओं को समझने का पाठ सीखता है। इस प्रकार विद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्वों के विकास में भी क्या होता है भैया, सहायक होता है। अब बच्चा जैसे नैतिक शिक्षा का, आध्यात्मिकता का विकास भी यहीं से होता है, नागरिकता का ज्ञान भी बच्चा यहीं से सीखता है। समाज में समायोजन, आप देखते होंगे बच्चों के बीच में लड़ाई हो जाती है, फिर मैम उनकी फ्रेंडशिप करा देती है, मैम इन्होंने हमारी पेन ले ली, मैम इन्होंने हमारी पेंसिल ली, मैम इन्होंने कल हमारी टिफिन ले लिया था, मैम इन्होंने तो ये मैम आज मैगी लाई थी, हमने इनकी 2 चम्मच खा ली। फिर मैम कहें चलो कोई बात नहीं, बच्चों को सिखाएंगे भी थोड़ा बहुत, और फिर फ्रेंडशिप करा देती है, लड़ाई हो जाती है जब, तो ना। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों में बच्चों को एक समायोजन भी सीखना सुलभ हो जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण, यानी कि बच्चा बड़े होकर के क्या बनना चाहता है ना। भाई ऐसा तो नहीं है कि बच्चा यहीं तक सीमित रहेगा, आगे चल के यही बच्चा बड़ा होगा, जब वयस्क होगा, है ना, और अपने उसको उस परिवार का जीवन यापन करना पड़ेगा। तो उसके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी यहीं मिलता है। चरित्र का निर्माण, है ना, दूसरों को लेकर के मन में कुंठा, द्वेष भावना, ईर्ष्या रखना, दैट इज़ नॉट गुड, है ना, फॉर द हेल्थ एंड फॉर द मेंटल पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो उसको चरित्र का निर्माण करना, कैरेक्टर के विषय में भी उसको नॉलेज देना, ये सब विद्यालय के अंतर्गत आएंगे, भूमिकाओं के अंतर्गत। मतलब ये सब विद्यालयी भूमिकाओं के अंतर्गत है कि सामाजिक जीवन से संपर्क होना, सामाजिक एकता का स्थानांतरण होना, रचनात्मक तथा सृजनात्मक क्रियाओं का विकास। आप देखते होंगे पुस्तकीय ज्ञान के अलावा आजकल सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या करवाया जाता है, रचनात्मक कार्य। आज ये प्रोजेक्ट बनाना है, कल वो प्रोजेक्ट बनाना है, आज सेंटा क्लॉज है तो कल दिवाली है तो परसों होली है। तो उससे है क्या, तो उससे आशय ये है कि बच्चे जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं, तो उससे वो बहुत कुछ सीखते हैं। मनोवैज्ञानिकता वातावरण, कहने का आशय ये कि विद्यालयों में उल्लासपूर्ण मनोवैज्ञानिक वातावरण का सृजन किया जाता है, जिससे छात्रों का समुचित विकास एवं उत्तरदायित्व पूर्ण भावना विकसित होती है। अन्य साधनों का सहयोग के रूप में अगर हम बात करें तो विद्यालय को प्रभावी अभिकरण बनाने के लिए परिवार, समुदाय, राज्य तथा धार्मिक संस्थाओं के रूप में सामंजस्य स्थापित कर अधिकतम सहयोग प्राप्त करता है, जिससे छात्रों का समुचित विकास होता है। इसलिए विद्यालय को समय समय पर अन्य संस्थाओं द्वारा सहयोग लेते रहना चाहिए। अब शिक्षा के साधन के रूप में समाज। अब आपने शिक्षा के साधन के रूप में क्या क्या पढ़ लिया आज हमारे साथ। पहला तो आपने परिवार पढ़ा, ठीक। दूसरा आपने हमारे साथ विद्यालय पढ़ लिया। अब तीसरा आप हमारे साथ क्या पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षा के साधन के रूप में समाज, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, एकदम स्मरण में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके ये इस यूनिट के, है ना। तो सामान्यतः व्यक्तियों के समूह में को हम क्या कहते हैं, समाज। भैया जो व्यक्तियों या परिवारों का समूह होता है उन्हें हम क्या कह रहे हैं, समाज कह रहे हैं। इस प्रकार समाज के व्यक्तियों के बीच बने सामाजिक संबंधों को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। प्रत्येक समाज ये चाहता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक उपयोगी सदस्य व समाज का एक अच्छा नागरिक बने। इसलिए वह शिक्षा की प्रक्रिया को इस प्रकार सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार की व्यक्ति अपने मूल्यों, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं आदर्शों से भली भांति परिचित हो सके और उसकी प्राप्ति हेतु अपने आप को योग्य बना सके, तभी वह समाज का एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। इस प्रकार समाज ही शिक्षा का उद्देश्य को सुनिश्चित करता है और कि व्यक्ति शिक्षा में उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए समाज का एक उपयोगी एवं कुशल नागरिक भी बन सके। समाज की परिभाषाओं की अगर मैं बात करूं तो जो आपके टलकाट पार्सन्स से इन्होंने कहा कि समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन तथा साध्य के संबंध द्वारा क्रिया करने के में उत्पन्न होते हैं, वे चाहे वास्तविक हों अथवा प्रतीकात्मक। इस तरीके से शिक्षा व समाज का क्या संबंध है भाई, एजुकेशन का और सोसाइटी का, इनका क्या रिलेशन है आपको पता है कि अब आइए समझते हैं। तो वर्तमान में नहीं अपितु प्राचीन काल से ही हमें देखने को मिलता है कि समाज के स्वरूप के आधार पर शिक्षा के स्वरूप को भी रखा जाता है। वर्तमान समय में समाज अपने सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करता है। क्या कहा गया कि समाज अपने सिद्धांतों के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था करता है, ठीक। अब देखो इन उदाहरणों से आप अधिक
तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं कि भौतिकवादी समाज की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा की ऐसी व्यवस्था जिससे समाज व्यावसायिक संपन्नता प्राप्त करे, इसमें भौतिक सुख सुविधाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। आदर्शवादी समाज की अगर मैं बात करूं तो इसमें आध्यात्मिकता को अधिक महत्व दिया जाता है, अतः ऐसे समाज की शिक्षा में चारित्रिक गठन एवं नैतिक विकास पर बल दिया जाता है। प्रयोजनवादी समाज की बात करूं तो प्रयोजनवादियों के अनुसार इस परिवर्तित समाज में शिक्षा का स्वरूप भी बदलते रहना चाहिए। तो इस प्रकार समाज व शिक्षा एक ही सिक्के के क्या है भैया, दो पहलू। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज दैट कि समाज व शिक्षा क्या है भैया, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अतः दोनों एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर होते हैं और समाज पर शिक्षा के प्रभाव व शिक्षा पर समाज के प्रभाव को समझते हुए हम इसके संबंध को और अधिक से समझेंगे। तो शिक्षा के साधन के रूप में आपने समाज देख लिया। अब शिक्षा के साधन के रूप में जनसंचार क्या है भैया, मास मीडिया क्या है ना। अब देखो मास मीडिया सबसे ज्यादा आधुनिक युग में प्रचलित एक वो संसाधन है। आप अगर आज यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं तो इसको समझिए, ये मीडिया के अंतर्गत ही आने वाला टॉपिक है भैया। आज जो कोरोना के बाद की जो शिक्षा है वो हमको लगता है कि जब कोरोना चल रहा था उस दौरान तो 100% वो मीडिया पे मतलब सोशल मीडिया और मतलब मीडिया पे कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी पे, इन सब पे निर्भर थी। मतलब अब पहले बच्चा नहीं पढ़ते थे जो यूट्यूब से, अरे ठीक है हम कोचिंग में पढ़ेंगे, ऑफलाइन ज़्यादा समझ में आता है, ये वो पेन कॉपी से पढ़ेंगे। लेकिन जब कोरोना आ गया, जब उनके सामने ये दिक्कतें आ गई तो अब क्या हुआ, अब बच्चे की कंफर्ट में रहकर पढ़ने की आदत और पड़ गई है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम आइए समझते हैं। तो आधुनिक युग में मीडिया का सामान्य अर्थ होता है समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट आदि से लिया जाता है। किसी भी देश की उन्नति व प्रगति में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये कहा जाए कि मीडिया समाज का निर्माण व पुनर्निर्माण करता है तो ये गलत बात नहीं होगी, है ना। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं जब मीडिया की शक्ति को पहचानते हुए लोगों ने उसका उपयोग लोक परिवर्तन के भरोसेमंद हथियार के रूप में किया है। अंग्रेजों की दास्तां से सशक्त भारतीयों में देशभक्ति व उत्साह भरने में मीडिया का बड़ा योगदान था। आज की बात नहीं हो रही है, 1947 के पहले की बात हो रही है। आज भी मीडिया की ताकत के सामने बड़े से बड़े राजनेता और उद्योगपति आदि सर झुका लेते हैं। मीडिया का जन जागरण में भी बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का अभियान हो या एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य हो, मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई है। लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करना, बाल मजदूरों पर रोक लगाने के लिए प्रयास करना, धूम्रपान के खतरों से अवगत कराना जैसे अनेक कार्यों में मीडिया की भूमिका क्या है भैया, सराहनीय है। मीडिया समय समय पर नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता रहा, देश में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी नजर रखता रहा और समय समय पर स्टिंग ऑपरेशन कर इन सफेद पोशों का काला चेहरा दुनिया के सामने लाता रहा। इस प्रकार मीडिया हमारे लिए क्या है, एक वरदान के रूप में साबित हुई है। अब तो कहते नहीं बिक गई मीडिया, तो कहने का आशय ये है कि भैया ऐसा, जबकि मीडिया एक कह सकते हैं हम कि ऐसा है लाइफ में, एक ऐसा पार्ट है कि जिसके तहत हम ना सिर्फ अपने आसपास बल्कि इस पूरे देश दुनिया में क्या चल रहा है वो सब जान सकते हैं, है ना। और उसके बाद में मैं बताऊं आपको, देश दुनिया ही नहीं अपितु किसी के द्वारा, मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी संस्था है जिसके द्वारा कोई गलत कार्य किए जा रहे हैं, उनका पर्दाफाश करना ये भी मीडिया करता रहा है। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा स्वरूप है इसका। प्रिंट मीडिया और मुद्रित सामग्री की अगर मैं बात करूं तो विभिन्न दूरस्थ शिक्षा संस्थाएं अपने कोर्स के लिए विभिन्न औपचारिक संस्थाएं की पाठ्यपुस्तकों के द्वारा नवीन मुद्रित सामग्री तैयार करके इनका प्रयोग करती है। मुद्रित सामग्री विशेषता छात्राओं एवं पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न विषय विशेषज्ञों के माध्यम से तैयार कराई जाती है। चूंकि इसमें शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों के मध्य परस्पर कोई संपर्क नहीं होता, अतः मुद्रित सामग्री का इस प्रकार निर्माण किया जाता है जिससे प्रत्येक विद्यार्थी स्व अध्ययन करके सफलता प्राप्त कर सके। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ द नोट्स की कहने का आशय ये कि जैसे बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं जो अपनी नोट्स की मतलब हार्ड कॉपी देते हैं, या आपने देखा होगा दृष्टि की मैगजीन्स भी आती हैं, है ना, करंट अफेयर्स की। तो ये सब क्या है भैया, खुद से बच्चा पढ़ ले इस तरीके का एक क्या प्रिंट मीडिया के कुछ साधन है, जैसे समाचार पत्र हो गए, मैगजीन्स हो गई यानी पत्रिकाएं हो गई, पुस्तक एवं अध्ययन सामग्री आदि यानी कि बुक और रीडिंग मटेरियल के रूप में। रीडिंग मटेरियल के अंतर्गत आपके हैंड रिटन नोट्स, इस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। इस तरीके से ई मीडिया की अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर मैं बात करूँ, तो इस मीडिया से समाज में एक नई सूचना की क्रांति आई है। अब आप देखिए, इधर कुछ हुआ नहीं कि उधर पहले ही सोशल मीडिया पे चीज़ें आ जाती हैं, है ना। और उसके बाद में मैकब्राइट के अनुसार कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं भैया, टेलीविजन है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, वीडियो टेप है, न्यूज़ चैनल्स हैं, ये सब।
प्रमुख संचार माध्यमों का दायित्व की बात करें तो प्रिंट मीडिया का अपना एक दायित्व होता है। आप देखिए समाचार पत्र जो होता है सुबह आता है, पूरा पढ़ते हैं पापा लोग, नई नई खबरें देश दुनिया की। अब तो ये प्रचलन बहुत कम होता जा रहा है, अब तो सब ई न्यूज़पेपर आ गया एक तरीके से। मोबाइल खोलते ही, दैनिक जागरण खोलते ही भैया पढ़ लिया फटाफट, सब हेडिंग हेडिंग है ना। उसके बाद पत्र पत्रिकाओं के रूप में, साहित्यिक पुस्तकों के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देख सकते हैं कंप्यूटर, सीधे बच्चा उससे स्टडी कर रहा है। दूरदर्शन में आपने देखा कोरोना में क्या हुआ भैया, दूरदर्शन के माध्यम से सिलेबस बच्चों के यूपी बोर्ड का भी कंप्लीट कराया गया। रेडियो के माध्यम से आज भी आप देखिए कार में लोग जा रहे हैं, रेडियो लगा लेते हैं तो उससे भी है ना, कहते नहीं 99.9 FM रेडियो बजाते रहो, ये सब चीज़ें। मल्टीमीडिया है, इंटरनेट तो क्रांति, इंटरनेट माने भैया क्या, ताबड़तोड़ क्रांति। इंटरनेट ही है कि आज आप हमसे पढ़ पा रहे हैं। इंटरनेट के ही माध्यम से लोग आजकल क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। कहीं जाना है, टिकट बुक करना है, रोजगार के लिए मतलब अप्लाई करना है, एजुकेशन सिस्टम में तो क्रांति ही मिला के रख दी इंटरनेट ने, है ना। मोबाइल ही है जहाँ से आप अभी क्लास देख रहे हो, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं इसकी क्या ही डिफाइन करूँ। सोशल मीडिया के रूप में देखो, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा उपयोगी है उतना ही ज़्यादा हानिकारक है बच्चों के लिए। पता चले उपयोगी तो बहुत कम है ना। पता चले आपने एक रील लाइक कर दी, पतली कमरिया मुरी आए हाय हाय, तो अब पता चले 75 रील वही आ रही हैं, पतली कमरिया मोरी आए हाय हाय, है ना, ऐसे करके। तो ये क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जितना ही ज़्यादा अच्छा है उतना ही खराब भी है ना भाई। अब आप ये समझ लीजिए कि आप चाहो तो किसी इंसान से अच्छा ही ग्रहण कर लो, चाहो तो उस इंसान के अंदर बुराइयां भी, आप बुराइयों का ग्रहण कर लो। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या ग्रहण करना चाह रहे हैं। चूंकि बच्चा छोटा होता है तो एज अ पेरेंट्स लोगों को ध्यान देना चाहिए, है ना। उसके बाद शिक्षा में प्रयुक्त सोशल मीडिया अभिकरण सबसे ज़्यादा हम ही आपसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने नोट्स ले लिया, नोट्स लेने के बाद में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमको pg.100@gmail.com पे अपना नंबर और अपनी प्रॉब्लम मैसेज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ईमेल ही तो है, मेल ही तो किया आपने हमको, है ना। तो शिक्षा में क्या, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है ना। तो ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क तथा उससे बाहर विभिन्न प्रकार के लिखित संदेशों का आदान प्रदान हम कर सकते हैं। यदि हमें किसी व्यक्ति के इंटरनेट की सहायता से मेल भेजना है तो हमें उसका मतलब सामने वाले का भी तो मेल एड्रेस पता होना चाहिए, और उस ईमेल से हम कर सकते हैं। हॉटमेल हो गया, याहू हो गया, रेडिफ मेल हो गया, जीमेल हो गया, लोग जीमेल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं ना। अनेक ऐसे इंटरनेट सर्वर हैं जो मुफ्त यानी कि फ्री मेल भेजने तथा अपना अकाउंट बनाने की सुविधा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे अभी हमने बताया pg.100@gmail.com, वैसे yahoo.com भी होता है आपका ना। उसके बाद में गूगल टॉक की अगर मैं बात करूँ तो गूगल टॉक को गूगल की इंटरनेट चैटिंग सेवा, ये गूगल के विभिन्न प्रकल्पों में उपलब्ध है जिनमें जीमेल भी शामिल है। इसके अतिरिक्त इसके लिए गूगल टॉक नाम से एक डेस्कटॉप क्लाइंट तथा गूगल टॉक गैजेट नाम से एक वेब क्लाइंट भी उपलब्ध है। मोबाइल फ़ोन के लिए जीटॉक मोबाइल नाम से एक थर्ड पार्टी क्लाइंट है। गूगल टॉक, गूगल चैट हो गया, गूगल मैसेजिंग हो गया, इन सब के नाम से भी जाना जाता है ना। उस तरीके से ऑफलाइन मैसेजिंग आपने देखा है, मैसेजेस पहले तो पता है मैसेज का इतना ज़्यादा रोल था कि लोग केवल क्या करते थे भैया, मैसेज पैक करवा लेते थे, है ना। पता चले उनको 1800 मैसेज मिले तो एक ही मैसेज में बच्चा मतलब पूरी लंबी 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 कहानियाँ लिखता था, फिर भेजता था। अब समझो एक मैसेज अकाउंट हो गया, अब उसके पास कितने बचे, 1799 मैसेज बचे। इस तरीके से बच्चे पहले ये करते थे ना। फिर उसके बाद में स्काइप का चलन हुआ, है ना। इंटरनेट क्लाइंट में स्काइप तकनीकी का नाम प्रमुख रूप से जाना जाता है। स्काइप एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर किसी व्यक्ति जो कि स्काइप का प्रयोग कर रहा है, इसको निःशुल्क वॉइस कॉल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये निःशुल्क है यानी कि फ्री। इसे डाउनलोड करना एवं प्रयोग करना बहुत आसान है। इससे मोबाइल फ़ोन पर लैंडलाइन फ़ोन की तरह बातचीत की जा सकती है। बातचीत के समय आप एक दूसरे को देख भी सकते हैं, जस्ट लाइक वीडियो कॉल। आज स्काइप के माध्यम से बातचीत करने वालों की संख्या लगातार बढ़ भी रही है। एक बार स्काइप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड, रजिस्ट्रेशन और इंस्टॉल कर लेते हैं तो स्काइप का प्रयोग करने के लिए अपने कंप्यूटर में एक हैंडसेट, स्पीकर्स अथवा USB फ़ोन जोड़ना पड़ता है। इसे हम अपने मोबाइल पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्काइप के आवश्यक उपकरण कौन से भैया, एक कंप्यूटर जिसकी समुचित प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी हो, या एंड्रॉयड विंडोज़ हो, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर में साउंड कार्ड उचित रूप से काम कर रहा हो, स्पीकर, हेडफोन, माइक्रोफोन, स्काइप सॉफ्टवेयर हो जैसे www.skype.com से निःशुल्क फ्री में मतलब डाउनलोड कर सकते हो, है ना। वेबिनार, जैसे आपने सुने सेमिनार्स, आपने सुना होगा ना सेमिनार, कहते हैं ना हमारे स्कूल का ये सेमिनार हॉल बहुत बड़ा है, तो जस्ट सेम एक तरीके से वेबिनार होता है। सारे डिस्कशंस एंड ऑल सब कुछ होता है, बस डिफरेंस इज दैट
कि ये जो सेमिनार्स होते हैं ये भौतिक संसाधन का प्रयोग करके, यानी कि घर, बिल्डिंग, स्कूल है ना, पूरा सेमिनार हॉल एक उसमें होता है आमने सामने, है ना, प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जो वेबिनार होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से, जैसे कि आपने देखा होगा गूगल मीट पे मीटिंग्स होती है ना, दैट इज कॉल्ड वेबिनार्स। तो वेबिनार के तकनीकी भाषा में अम्ब्रेला टर्म के नाम से भी जाना जाता है। मान लो अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अम्ब्रेला टर्म के नाम से जाना जाने वाला क्या है इनमें से, हाँ, तो क्या है भैया? वेबिनार। इसका प्रयोग से इंटरनेट द्वारा विभिन्न विषयों पर बहुभाषीय व्यक्तियों से को एक साथ एक ही समय और अलग अलग स्थानों पर भी हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। वेबिनार शब्द का प्रयोग व्याख्यान, कार्यशाला एवं वेब सेमिनार के एक समूह के रूप में किया जाता है। वेब शब्द को वेबकास्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है रेडियो तथा टीवी पर दिखाए जाने वाला प्रसारण। ठीक, इस तरीके से वेबिनार हो गया। ब्लॉग है आपका, ये सब चीज़ें। अब बढ़ते बालकों एवं किशोरों पर सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक तो बहुत है, लेकिन सकारात्मक प्रभाव क्या है? सकारात्मक में देखो, ब्लॉग, वीडियो आदि के द्वारा विचारों में वृद्धि व विकास करने में सहायक होता है। ऑनलाइन संबंधों में वृहत स्तर तक विस्तार करता है। सामुदायिक कार्यों में प्रतिभागिता के अवसर मिलते हैं। वैश्विक समस्याओं तथा मुद्दों को समझने तथा उन्हें सुलझाने में सहायता कर सकता है। अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है फेसबुक के माध्यम से। व्यक्तिगत तथा सामूहिक सृजनात्मक के उन्नयन में किशोर कलात्मक व संगीत संबंधी प्रयासों तथा विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। वैयक्तिक पहचान तथा विशिष्ट समाज कौशलों का विकास में किशोर की सहायता करते हैं। संपूर्ण विश्व की संस्कृति के प्रति किशोरों में सम्मान जगाते हैं और सहिष्णुता में वृद्धि करते हैं। ठीक, बढ़ते बालकों में किशोर सोशल मीडिया का नकारात्मक हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा किशोरों की अगर मैं बात करूं तो यानी कि बर्बाद कर देने वाला एकदम सिस्टम। आप ये मान के रखिए कि बहुत से बालकों एवं किशोर फोन या इंटरनेट का प्रयोग करके यौन संबंधी समाचार तथा तस्वीरें दूसरों को भेज देता है या यूं ही कहें कि समाज में फैला देते हैं, जिसके कारण कभी कभी वे अपराध के घेरे में भी आ जाते हैं। ऐसे बालक व किशोर माता पिता की शर्मिंदगी का कारण बनते हैं तथा विद्यालय में भी वो अपमानित हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के शोध अध्ययनों से पता चला है कि यदि बालक तथा किशोर सोशल साइट पर बहुत अधिक समय बिताते हैं तो उनमें अजीब सी उदासी के लक्षण, है ना, दिखाई देने लगते हैं और वो हर समय अपने साथियों के संपर्क में रहना पसंद करते हैं। अधिक समय तक ऑनलाइन रहने के कारण सामाजिक अलगाव की समस्या में वो फंस जाते हैं। वर्तमान में अधिकांशतः इस प्रकार की घटनाएं देखने व सुनने को मिलती हैं कि किशोर साइबर क्राइम कर रहे हैं अथवा ऑनलाइन दूसरों को प्रताड़ित कर रहे हैं, है ना। इसलिए लोगों में हताशा, चिंता, अकेलापन, आत्महत्या जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आयु, लिंग, शिक्षा, विवाह आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार के विज्ञापन आदि विभिन्न प्रकार के साइट्स पर देखते हैं। ये विज्ञापन किशोरों के विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के खरीदने प्रवृत्ति पैदा करते हैं, साथ ही उनके विचारों को भी प्रभावित करते हैं। इस तरीके से इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो बहुत अच्छे से लिखे जा सकते हैं। ये तो एक छोटी सी बात हो गई, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, अगर मैं ऊपर ले चलूँ आपको, मतलब इंडेक्स की तरफ, तो आपने हमारे साथ में क्या क्या पढ़ लिया, एक बार आप इन चीज़ों को गौर करिएगा। जैसे आपकी यूनिट 1 थी शिक्षा और उसके अभिकरण। ठीक, तो पहले हमने आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया शिक्षा, जो पूरा कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको दूसरा चैप्टर शिक्षा के क्या लक्ष्य थे, क्या उद्देश्य थे, कंप्लीट करा दिया। उसके बाद में हमने आपको इसका तीसरा चैप्टर अभी हाल ही में 2 वीडियोस के माध्यम से शिक्षा के अभिकरण कंप्लीट करा दिया। और आज हमने आपको इसका चौथा चैप्टर, जो एक तरीके से मैराथन क्लास कह दो एक तरीके से, ये जो था ये भी हमने आपको कंप्लीट करा दिया अल्टीमेटली। अब आपके इसी तरीके से जैसे आपने यूनिट 1 पढ़ी है, इसके जस्ट बाद में आप हमसे क्या पढ़ेंगे, यूनिट 2, 3 और 4 पढ़ेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट कराने से पहले मैं अब आपको पेपर 2 की भी स्टार्ट कर दूंगी, है ना, शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की भी। अब हम आपको बता दें कि 1 जनवरी यानी न्यू ईयर को आपको शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का मैं पूरा PDF कोर्स दे दूंगी। PDF कोर्स के अंतर्गत इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दूंगी, तो आप ये समझ लीजिए, सिर्फ यूनिट वाइज, समझिएगा बात को, यूनिट वाइज थ्योरी, है ना, यूनिट 1, 2, 3, 4 की थ्योरी, केवल क्वेश्चन आंसर यूनिट वाइज देंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं देंगे, सॉरी, देखो यूनिट वाइज क्वेश्चंस देंगे। यानी कि अब जैसे यूनिट 1 आपने पढ़ ली, इससे इंपॉर्टेंट बनने वाले सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो देंगे।
सिर्फ क्वेश्चंस देंगे, आंसर्स आप लोग स्वयं से लिखेंगे, ठीक, क्योंकि पढ़ा हम रहे हैं तो लिखने की प्रैक्टिस अगर बेटा नहीं करोगे ना तो फिर लॉन्ग छूट सकता है आपका पेपर में। मैं सिर्फ क्वेश्चंस दूंगी, आंसर आपको उस नोट्स में आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो क्लासेस तो आपने पढ़ी ली है तो आप आराम से कर सकते हो, है ना। उसके बाद में प्रीवियस 5 ईयर पेपर देंगे और साथ में एक आपको मॉडल पेपर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम आपको नोट्स देंगे। नोट्स देने से पहले हम उसको एक वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा तब लीजिएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम 1 जनवरी को लॉन्च करने का पूरा वो है। तो उसके जस्ट बाद में समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का भी लॉन्च करेंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं चैनल को, यानी कि आप अपने जो भी आपके कलीग्स हैं जो भी इन्होंने बीएड में एडमिशन लिया है यूनिवर्सिटी CSJMU में, तो आप उन तक तो एटलीस्ट शेयर करो, है ना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयर करना, और शेयर करोगे तो जब ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा, है ना। तो आई वॉन्ट आप लोगों को कि यूनिट 1 पढ़ने के बाद में आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको यूनिट 1 अच्छे से समझ में आई है तो मैं आगे शुरू करूं, कंटिन्यू करूं, है ना। मैम 2 क्लासेस भी दे दीजिए, एक की बजाय। आप जो चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगी, है ना। या आप कुछ नया चाहते हैं कि मैम ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, मैम ऐसे नहीं ऐसे करवा दीजिए, तो आप अपने भी पॉइंट ऑफ व्यूज रखिए ताकि मैं उसको और अच्छे से कर पाऊँ चीज़ों को, है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, सेशन को लाइक करना नहीं भूलिएगा। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा।